हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा करता हूँ एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे। इस कोरोना काल में अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर से कम बाहर निकलें। मैं आपका दोस्त पिंकेश पंडित मेरे यूट्यूब चैनल जीके की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जीके की पाठशाला सर्वत्र विजय अर्थात हमेशा आपकी विजय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जिस क्षेत्र में भी आप प्रयास कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको 100% सफलता मिले, यही हमारी कोशिश और हमारी आशा है। आज क्या अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आज बहुत शानदार चीजें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि भारत में फिलहाल वर्तमान में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, जिसमें अनेक जानकारी निकल के बाहर आ रही है। कुछ मुख्यमंत्री बदले तो कुछ वही के वही मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये सब चीजें अपन इस चुनाव में देखने वाले हैं, अर्थात चुनाव संबंधित जानकारी व चुनाव परिणाम की बात करने वाले। दोस्तों, मैं वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास मेरी ये जानकारी पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले अपन इस वीडियो में कैसे क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उसके बाद अपन अपना वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। अपन सबसे पहले निर्वाचन आयोग की संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे, फिर निर्वाचन आयोग के बाद अपन अलग अलग राज्य के अलग अलग चुनाव परिणाम की बात करेंगे और फिर सभी राज्य की अलग अलग पार्टियों की कुछ विशेष जो जानकारी होती है उसको भी मैंने इकट्ठा करने का प्रयास करा है, वो भी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छे वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले आज कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की। जब मैं बात करता हूं तो निर्वाचन आयोग क्या है, तो भारतीय संविधान जो है, अपना देश का जो संविधान है, उसके कौन से भाग में निर्वाचन आयोग की बात की जाती है, तो आंसर जाता हुआ दिखाई देता है भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात की जाती है। दोस्तों, जब हमने भाग 15 की बात कर ली तो दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है जिसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन होता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन किया जाता है। दोस्तों, 2 फैक्ट 2 प्रश्नों के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना इस स्लाइड में कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की बात की जाती है, तो आंसर जाता दिखाई देता है भाग 15। यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं तो सीधा सीधा आपको अनुच्छेद यदि एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको 324 वहां पे टिक करना है। यदि कहां से कहां तक पूछ लेता है तो 324 से लेकर 329 आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। फिर थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्यों की जब मैं बात करता हूं तो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर निर्वाचन आयोग के निकल कर सामने आते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों 25 जनवरी 1950। कब दोस्तों? कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रति वर्ष 25 जनवरी को मतदान दिवस बनाया जाता है। दोस्तों, कि कब बनाया जाता है मतदान दिवस? दोस्तों 25 जनवरी को मतदान दिवस बनाया जाता है। उसके बाद भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुए थे, तो सबसे पहले भारत में जो आम चुनाव हुए थे वो 1951-1952 में हुए थे। दोस्तों, कब? 1951-1952 में सबसे पहले आम चुनाव भारत में हुए थे। निर्वाचन आयोग ने 1951 से 1993 तक एक सदस्यीय दल था। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। जो निर्वाचन आयोग रहता है, सभी को पता है किसी संस्था का एक प्रमुख होता है। तो अपन सबसे पहले जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, जब की बात करें तो 1951 से 1993 तक जो था वो एक सदस्य था, मतलब एक ही अध्यक्ष था। लेकिन 1993 के बाद ये 3 सदस्यीय दल कर दिया, मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 निर्वाचन आयोग होते हैं। मतलब 3 सदस्य क्या है, इसके प्रमुख होते थे, लेकिन उसमें से एक जो रहता वो मुख्य होता था। 1989 की बात करूं तो 1989 तक मतदान करने का आयु थी वो 21 वर्ष थी। कितनी थी दोस्तों? कि यहाँ पे 1989 तक जो आपकी मतदान करने की आयु थी 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसे घटाकर कितना कर दिया दोस्तों? इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे 2 फैक्ट याद रखना कि जो अपना निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होता है, तो 3 सदस्य होता है। और यदि मैं बात करूं कि 18 वर्ष की आयु कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दी गई है। आगे देखते हैं। तो आगे जब चलते हैं तो सबसे पहले अपन थोड़े से प्रथम निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्या एक मुख्य निर्वाचन आयोग रहता है और 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयोग रहते हैं। तो सबसे पहले तो जब 1950 में इसकी स्थापना हुई थी तो जब तो ऐसा नहीं था, तो एक ही निर्वाचन आयोग रहता था। तो प्रथम निर्वाचन आयोग की जब मैं बात करता हूँ तो ये कौन थे, तो 1950 में सुकुमार सेन को सबसे पहले भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। दोस्तों, क्या बनाया गया था? कि प्रथम निर्वाचन
निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया था, तो सुकुमार सेन को 1950 में प्रथम बार क्या बनाया, प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। अब प्रश्न ऐसा पूछ ले कि प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त किसको बनाया गया था, तो पहले सबसे प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त जो बनी थी उनका जो नाम है वो है वी.एस. रमा देवी। कौन है दोस्तों, 1990 में पहली बार प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त जो बनी थी वो थी वी.एस. रमा देवी जी थी, जो 1990 में पहली प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त बनी थी। एक चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो होती है मशीन जिसमें अपन वोट देते हैं, तो उसको बोलते हैं ईवीएम। क्या बोलते हैं दोस्तों, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका नाम है क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसे कहा जाता है। अब दोस्तों चलते हैं अपन चुनाव परिणाम 2021। हाँ दोस्तों, देखेंगे अपन बहुत शानदार तरीके से कि किस प्रकार कितनी सीटें किसको मिली, कौन यहाँ पर सरकार बना रहा है, कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने वाला है। चलो दोस्तों चलते हैं। अब सबसे पहले अपना एक राज्य आता है जहां पर सबको उम्मीद थी कि भाजपा की पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है, लेकिन बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पर ममता दीदी ने करा और बहुत शानदार सीटों के साथ वहां पर विजय रही। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की थोड़ी सी बात करूं तो आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा, इस प्रकार का थोड़ा अपना पश्चिम बंगाल रहता है, बहुत शानदार मैप है। भारत का इतिहास जो शुरू होता है वो पश्चिम बंगाल से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले अब जो फैक्ट आता है वो याद करना है कि जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें कितनी है, तो 294 यहाँ पे विधानसभा सीटें कितने दोस्तों, 294 यहाँ पे विधानसभा सीटें, लेकिन 292 सीटों पर ही इस बार चुनाव हुए। क्या दोस्तों, 294 यहाँ पर विधानसभा सीट है, लेकिन 292 सीटों पर ही इस बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। आगे देखते हैं तो एक फैक्ट आता है कि 2021 में जो बंगाल में चुनाव हुए उसको कितने चरणों में आयोजित किया गया। तो दोस्तों बहुत फैक्ट क्वेश्चन बनेगा और प्रश्न यही पूछा जाएगा कि कितने चरणों में बंगाल चुनाव को आयोजित किया गया था। तो 8 चरणों में बंगाल चुनाव को आयोजित किया गया था दोस्तों। कब, कितने चरणों में दोस्तों, तो 8 चरणों में से आयोजित किया गया था। और ये कब से कब तक चला था, तो ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। 27 मार्च 2021 को जो प्रथम चरण हुआ था और 29 अप्रैल 2021 को इसका अंतिम चरण समाप्त हुआ था। आगे चलते हैं तो चलते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का परिणाम क्या रहा उसको अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 2 मई 2021 को इसका परिणाम घोषित कर दिया गया और इसमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को बहुमत हासिल हुई। किसको बहुमत हासिल हुआ, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ। किसकी पार्टी है, तो ममता दीदी की पार्टी है। बहुत अच्छा चित्र आपको ममता दीदी का दिख रहा है, बहुत शानदार जीत इन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीती है। फिर उसके बाद थोड़े से फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख जो पार्टी दिखाई दी है तो वो 2 ही रही है। तो एक है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और एक है भारतीय जनता पार्टी और एक अन्य की बात कर लेते हैं अपन। तो जो ममता दीदी की जो पार्टी है जिसको अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं, उन्हें कितनी सीटें मिली दोस्तों, तो 213 मतलब 213 यहाँ पर सीटें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को मिली। और भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ 77 सीटें किसको मिली है, भारतीय जनता पार्टी को मिली। और अन्य के खाते में कितनी गई है दोस्तों, 2 यहाँ पर जाती हुई दिखाई देती है। उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा क्या है, तो ये सब बात अब कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री 5 मई को कौन बनने वाली है, तो ममता दीदी एक बार कितनी बार कौन सा इनका विधानसभा कार्यकाल रहेगा, तो तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो मुख्यमंत्री कौन है, ममता दीदी की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जो अभी राज्यपाल है वो कौन है, जगदीश धनखड़ है दोस्तों। कौन है जो यहाँ पर, जगदीश धनखड़ यहाँ पर राज्यपाल है। और विधानसभा कहाँ पे होती है, तो इनकी विधानसभा का चित्र बहुत अच्छा दिख रहा होगा, कोलकाता में इनकी विधानसभा रहती है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि इस चुनाव में क्या क्या हुआ। वैसे तो बहुत कुछ हुआ बंगाल में, बहुत शानदार लड़ाइयां देखने के लिए, यहाँ पर एक दूसरे को मारा कुटी बहुत कुछ देखने को मिला है। लेकिन कुछ अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो परीक्षा की दृष्टि से अपन देखते हैं और उसी को अपन यहाँ लाते हैं और इसे कोई लाने का प्रयास मैं यहाँ करता हूँ। तो सबसे पहले ममता दीदी ने इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ा। हाँ दोस्तों, इस बार अपनी जो सीट है उसको छोड़ के नंदीग्राम से चुनाव लड़े और नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के शुभेंद्र अधिकारी ने ममता दीदी को लगभग 2000 मतों से पराजित कर दिया है। कितने दोस्तों, 2000 मतों से पराजित कर दिया है। ममता दीदी को कितने 1,08,808 वोट मिले और शुभेंद्र अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले हैं दोस्तों। कितने, 1,10,764 वोट मिले। तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इस बार ममता दीदी कहां से चुनाव लड़ी है, तो नंदीग्राम से लड़ी है और इस बार चुनाव ममता दीदी हार चुकी है दोस्तों। बहुत अच्छा फैक्ट है कि ममता दीदी चुनाव हार चुकी है। अब अपन थोड़ी सी पार्टी विशेष की बात कर लेते हैं। तो अपने को पास में जो पार्टी निकलती हुई आई है तो 2 पार्टी निकली है बाहर, एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है। तो इन दोनों की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की मैं जब बात करता हूँ तो इसका 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी
दोस्तों। कब? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? कमल का फूल है। उसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की जब मैं बात करता हूँ तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो 1 जनवरी 1998 को क्या होती है? इनकी स्थापना होती है और इनका चुनाव चिन्ह आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार के 2 फूल इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो पार्टी विशेष में अपने को बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों याद करने का प्रयास करना आप। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अब चलते हैं दूसरी राज्य में चलते हैं, तो ये आता है असम दोस्तों। बहुत अच्छा राज्य है, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राज्य इसे कहा जाता है और इसका मैप आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। असम की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले असम में कितनी सीटें थी? तो दोस्तों 126 मतलब 126 सीटों पर इस बार मतदान हुआ। कितने दोस्तों? तो विधानसभा सीटें भी 126 है और 126 सीटों पर ही मतदान हुआ है। अब पूछते हैं कि कितने चरणों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो इसकी बात मैं कर लूँ तो 2021 में असम में चुनाव को 3 चरणों में आयोजित किया गया दोस्तों। कितने चरणों में? असम में 3 चरणों में, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में। यहाँ पे 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में मतदान हुआ है। कब दोस्तों? 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में किया है। उसके बाद असम विधानसभा परिणाम की मैं बात करूं तो इस बार क्या परिणाम रहे, किसे बहुमत मिला, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आपको स्लाइड पे समझ में आ रहा होगा, ऐसे मैं कामना करता हूं और इसे मेरी कोशिश है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने का प्रयास करूं। जिसका भी परिणाम 2 मई 2021 को यहाँ पर घोषित किया गया है, जिसमें एनडीए दोस्तों याद रखना, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब क्या है? सब पार्टियों का एक गठबंधन बनता है जिसमें अनेक पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाती है, उसे एनडीए बोलते हैं। और इंडिया में कुछ पार्टियां होती है जो उसको बना के एनडीए बनते हैं, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जाता है। उसे बहुमत मिला है और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं सर्बानंद सोनोवाल एक बार फिर यहाँ पे असम के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। असम परिणाम की बात करूँ तो वैसे तो 3 पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस और अन्य की बात कर लेता हूँ। तो अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को जितनी सीटें मिली तो 19 मिली है। भारतीय जनता पार्टी की जब मैं बात कर लेता हूँ तो 60 सीटें मिली है और कांग्रेस की जब मैं बात करता हूँ तो 29 सीटें मिली है और अन्य खाते में 12 सीटें यहाँ पर जाती है। महत्वपूर्ण तथ्यों की जब मैं बात कर लेता हूँ तो अपन पूछ लेते हैं कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा सीट से चुनाव में विधान उतरे थे। तो प्रश्न बन सकता है कि जो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल वो कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं? तो आपने वो याद रखना है, माजुली विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। सर्बानंद सोनोवाल को कितने 71,436 वोट मिले। कितना दोस्तों? 71,436 वोट इस बार मिले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो सर्बानंद सोनोवाल है और यहाँ पे जो अभी राज्यपाल है फिलहाल में जगदीश मुखी है और इनकी विधानसभा कहाँ होती है? तो दिसपुर में इनकी विधानसभा लगती है, क्योंकि इनकी राजधानी भी वही है। आगे पार्टी विशेष की मैं बात कर लेता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की अपने बात कर ली थी, क्योंकि उनकी 6 अप्रैल 1980 की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे अपने को भारतीय जनता पार्टी की बात करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अन्य 2 पार्टियों को अपन लेते हैं और इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक जो आती है वो कांग्रेस की, जिसकी स्थापना तो आप सभी को बहुत बचपन से ही याद है। 25 दिसंबर 1985 को इनकी स्थापना हुई, सॉरी दोस्तों 1885 में इनकी स्थापना हुई थी। इनका चुनाव चिन्ह है हाथ। उसके बाद अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जब मैं बात कर लेता हूँ, कौन सी पार्टी है? जो अलायंस के साथ जो गठबंधन है ना इनका, जो भाजपा के साथ, वो पार्टी है अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2005 को हुई थी दोस्तों। कब? 2 अक्टूबर 2005 को। और इनका चुनाव चिन्ह याद रख लेना, परीक्षा में आजकल चित्र भी आने लग गए हैं, इसलिए मैं प्रयास है कि चित्र से भी आपको समझाने का प्रयास करूं मैं। उसके बाद अपन केरल राज्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण का बहुत शानदार राज्य, बहुत ज्यादा शिक्षित राज्य इसे माना जाता है, बहुत ही शानदार राज्य इसे है। केरल का एक बहुत शानदार चित्र आपको दिख रहा होगा, ये अपने दक्षिण का भी पश्चिमी हिस्सा है जो एक पट्टी की तरह आपको दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार चित्र यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है। केरल की जब मैं बात करता हूँ तो कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों 140 विधानसभा सीटें हैं। और कितनी सीटों पे चुनाव हुआ है? तो 140 विधानसभा सीटों पर यहाँ पे चुनाव हुआ है। उसके बाद बोलते हैं कि 2021 में दोस्तों यहाँ पे केरल कर लेना, यहाँ असम हो गया। केरल में भी एक ही चरणों में चुनाव आयोजित किया गया है। वो कितने 6 अप्रैल को ही किया गया है। कितने 6 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव आयोजित किया गया है दोस्तों। केरल की अपनी बात कर रहे हैं। केरल में सबसे पहला फैक्ट आपको को ये याद रखना है, कितनी विधानसभा सीटें? तो 140 विधानसभा सीटें। और इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो गया, वो असम के जगह आपको केरल करना है। इसमें भी कितने चरणों में चुनाव हुआ? तो एक ही चरणों में चुनाव हुआ है और 6 अप्रैल को चुनाव किया गया है। केरल विधानसभा की थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो 2 मई 2021 को इसके भी परिणाम घोषित किए गए। और दोस्तों यहाँ पे एलडीएफ को बहुमत मिला है, अर्थात लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को। कौन दोस्तों? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को इस बार बहुमत मिला है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट या
वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। दोस्तों इसे दो नाम बोलते हैं, एक तो बोलते हैं लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बोलते हैं या तो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा बोलते हैं। केरल राज्य में वामपंथी राज्य राजनीतिक दलों का एक क्या है, यहाँ पर दलों का एक गठबंधन है। तो इस बार एलडीएफ को क्या मिला है, यहाँ पर बहुमत मिला है और पिनराई विजयन फिर एक बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी पार्टी विशेष की बात करूँ तो दो प्रमुख पार्टी यहाँ पे निकलती है, एक तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और एक कांग्रेस की बात कर लेते हैं और एक अन्य की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। सीटों के बंटवारे की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको 62 सीटें मिली है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जब मैं बात करता हूँ तो 17 सीटें मिली है और कांग्रेस को यहाँ पर 21 सीटें मिली है और अन्य खाते में बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या 40 जाती हुई दिखाई देती है। महत्वपूर्ण तथ्य की मैं छोटी सी बात कर दूं तो केरल के जो मुख्यमंत्री है, जो फिलहाल में भी मुख्यमंत्री है और आगे भी वही बनने वाले हैं क्योंकि ये इनकी ही पार्टी क्या है इस बार जीती है। तो जो पिनराई विजयन है वो धर्मदम विधानसभा से, कौन सी दोस्तों, धर्मदम विधानसभा से चुनाव में उतरे थे। कौन सी दोस्तों, धर्मदम विधानसभा चुनाव से मैदान में उतरे थे। एक बहुत अच्छा फैक्ट इस बार केरल चुनाव में दिख रहा है क्योंकि निकलता हुआ आता है जो भारत के मेट्रो मैन है जिसका नाम उनका जो नाम है श्रीधरन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी से इस बार केरल की पलक्कड़ सीट से क्या हुए थे, मैदान में उतरे थे लेकिन ये चुनाव हार गए। दोस्तों याद रखना, श्रीधरन कौन सी सीट से चुनाव लड़े थे, तो पलक्कड़ सीट से इस बार चुनाव लड़े थे और किस पार्टी से लड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे और लेकिन चुनाव हार चुके हैं। फिर अपन थोड़े से बात करेंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा की, जिनमें बात कर लेता हूँ तो एक बार फिर पिनराई विजयन की सरकार बन चुकी है और यहाँ पे यही क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और अभी फिलहाल में जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान है। कौन दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान इस बार फिलहाल में राज्यपाल है और विधानसभा इनकी कहाँ पे, तो तिरुअनंतपुरम में इनकी विधानसभा लगती है। उसके बाद पार्टी विशेष की बात करूँ तो मैंने बता दिया दो पार्टी इस बार बहुत प्रमुख पार्टी, एक है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जब मैं बात करता हूँ तो इनकी स्थापना 1964 में हुई थी। दोस्तों कब हुई थी, 1964 में हुई थी। और हंसिया और बाली, क्या दोस्तों, हंसिया ये आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का जो हथौड़ा जो दराता टाइप रहता है उसको उनको वहां पर हंसिया बोलते हैं, और बाली आपको दिखाई दे रही होगी। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में, हंसिया और बाली इनका क्या चुनाव चिन्ह है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जब मैं बात कर लेता हूँ, क्या दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी और हंसिया और हथौड़ा इनका चुनाव चिन्ह है। एक्चुअली दोस्तों क्या है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इससे अलग होकर क्या बना है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना है, इसलिए इनके चुनाव चिन्ह भी लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इसमें हंसिया और बाली है और इनमें हंसिया और हथौड़ा है। दोस्तों ये याद रखने का प्रयास करना। आगे देखते हैं तो फिर अभी एक और राज्य की बात कर लेते हैं, केरल के पास का ही राज्य जिसको अपन तमिलनाडु नाम से जानते हैं। तमिलनाडु का चित्र आपको मैप में शानदार तरीके से दिख रहा होगा। तमिलनाडु की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें आती हैं, तो 234 मतलब 234 सीटें यहाँ पर क्या है विधानसभा की है और 234 सीटों पे इस बार क्या हुआ है, मतदान हुआ है। 2021 में तमिलनाडु में एक चरणों में आयोजित किया गया है, यहाँ पे भी एक चरणों में आयोजित किया गया है और 6 अप्रैल को ही आयोजित किया गया है। अधिकांश को 6 अप्रैल को ही आयोजित किया गया है और एक ही चरणों में, बस बंगाल में 8 चरणों में किया गया है। आगे देखते हैं तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणाम की जब मैं बात करता हूं तो 2 मई 2021 को इसके भी परिणाम घोषित किए गए और इसमें द्रविड़ मुनेत्रम कणगम पार्टी को बहुमत मिला है, किसे डीएमके इसे कहा जाता है शॉर्ट में। इन्हें क्या मिला है, इस बार यहाँ पर बहुमत मिला है और यहाँ पे मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। यहाँ पे एम.के. स्टालिन यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख पार्टियों के परिणाम के साथ अपन बात करें तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़म मुनिक्रम कणगम की जब मैं बात कर लेता हूँ, और एक आती है द्रविड़ मुनित्र कणगम आती है, और एक भारतीय जनता पार्टी और अन्य की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनित्र कणगम है उन्हें 66 सीटें मिले और द्रविड़ मुनित्र कणगम जो है उन्हें 133 सीटें मिली है और भारतीय जनता पार्टी को 4 है और अन्य खातों में यहाँ पर 31 सीट गई है। उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात करूँ तो इस बार जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वैसे एम.के. स्टालिन इस बार मुख्यमंत्री है जो टीएमके के अध्यक्ष भी है। उसके बाद यहाँ पे जो अभी फिलहाल में जो राज्यपाल है वो बनवारीलाल पुरोहित है। कौन है दोस्तों, बनवारीलाल पुरोहित है। और यहाँ पे इनकी जो विधानसभा लगती है वो कहाँ पे है दोस्तों, चेन्नई में इनकी विधानसभा लगती है। पार्टी विशेष की तो बात अपने को करना ही, क्योंकि सबसे अच्छा फैक्ट होता है इस वीडियो में यही दिखाई दे रहा है मुझे कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़म मुनित्र कणगम की जब मैं बात कर लेता हूँ तो इस पार्टी की स्थापना 1972 में होती है। 2 पत्तियां अर्थात इनका चुनाव चिन्ह है, क्या दोस्तों, 2 पत्तियां, कंफ्यूज मत हो जाना। जो तृणमूल कांग्रेस है उनका 2 फूल है और इनकी 2 पत्तियां हैं, तो याद
रखना, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़कम मुनेत्र कड़गम 1972 में स्थापना हुई, 2 पत्तियां इनका चुनाव चिन्ह है। और डीएमके की जब मैं बात कर लेता हूँ, डीएमके की स्थापना 1949 में हो गई थी दोस्तों। क्या 1949 में ही डीएमके की स्थापना हुई थी। और इनका उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह है। क्या दोस्तों, उगता हुआ सूरज यहाँ पे इनका चुनाव चिन्ह है। अब चलते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश की भी अपन बात कर लेते हैं, जिसको पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। पुदुचेरी आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में कहाँ पे है, बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं हम। पुदुचेरी की जब मैं बात करता हूँ तो कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर 30 विधानसभा सीटें हैं। कितने दोस्तों, 30 विधानसभा यहाँ पर सीटें हैं। यहाँ पर भी तमिलनाडु की जगह पुदुचेरी कर लेना कि 2021 में यहाँ पर पुदुचेरी में चुनाव 1 चरणों में आयोजित किया गया है और यहाँ पर भी 6 अप्रैल को ही चुनाव को आयोजित किया गया है। पुदुचेरी विधानसभा सीट के परिणाम की मैं बात करूँ तो 2 मई 2021 को यहाँ पर भी चुनाव घोषित किया गया है और एनडीए मतलब वही अपनी नेशनल डेमोक्रेट अलायंस को बहुमत मिला है, मतलब भाजपा जनता पार्टी और अन्य पार्टी मिलकर यहाँ पर सरकार बनाने वाली है। यहाँ पर सरकार बनाने के बाद यहाँ पे दो पार्टी यहाँ पे प्रमुख दिखाई देती है। एक है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। क्या है दोस्तों, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस अपने को यहाँ पे नहीं याद करना है। द्रविड़ मुनेत्र करने का मतलब अपन ने डीएमके तो याद ही कर लिया और भाजपा जनता पार्टी पे अपन ने बात कर ली, कांग्रेस की भी बात कर ली। तो ये सभी इसमें सबसे एक नई जो पार्टी है वो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है। इनको जो 10 सीटें मिली है और डीएमके को यहाँ पे 6 सीटें मिली है और भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और अन्य प्लस कांग्रेस को यहाँ पे 8 सीटें मिली है। दोस्तों मैं पार्टी विशेष की जब मैं बात करता हूँ तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की जब बात करता हूँ तो इसकी स्थापना 7 फरवरी 2011 को होती है। इनका चुनाव जो चिन्ह है जो जग है। क्या दोस्तों, चुनाव चिन्ह जो है जग है। और यदि मैं डीएमके की बात करो तो आपने एक बार पढ़ी लिया, लेकिन एक बार और मैं पढ़ा देता हूँ कि द्रविड़कम मुनेत्र कड़गम की जब मैं बात करता हूँ 1949 की इसकी स्थापना हुई थी और उगता सूरज इसका चुनाव चिन्ह है। दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें ढेर सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।